सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें आलिम, फाजिल, वजीर, मुशीर, दानिश्वर सभी शामिल थे। अच्छा, सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा कि कोई शख्स मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकता है। ये सुनकर सब खामोश रहे, लेकिन दरबार में बैठे एक गरीब देहाती ने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा कि मैं आपको हजरत खिजर की जियारत करा सकता हूँ। अच्छा, सुल्तान ने शराइत पूछी तो कहने लगा कि इसके लिए 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, जिसमें मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे घर का आपको पता खर्चा फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब सुल्तान ने बड़ा सोचा और उसने शर्त मंजूर कर ली और शख्स को चिल्ले के लिए भेज दिया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। अच्छा, 6 महीने गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया, पूछा कि मेरे काम का क्या बना। तो देहाती कहने लगा कि हुजूर, कुछ जो वज़ाइफ है ना वो उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 महीने मजीद लगेंगे। सुल्तान ने उसको 6 महीने का मजीद वक्त दे दिया। अच्छा, मजीद 6 महीने गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया। बादशाह ने पूछा कि मेरे काम का क्या हुआ। अब ये बात सुनकर देहाती कहने लगा कि बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मैं ऐसा करने पे मजबूर हो गया। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरे इस धोखे पर मेरी जान बख्श दें। अच्छा, ये सुनकर सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया, उससे पूछा कि इस धोखेबाज शख्स की सजा क्या होनी चाहिए। वजीर ने कहा कि इस धोखेबाज शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला, धोखा दिया, इसलिए इसका गला काट दिया जाए। अच्छा, इस दौरान दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी मौजूद थे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक तजवीज़ आपको दी है। फिर बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा कि आप बताओ कि इस धोखा देने वाले शख्स की क्या सजा होनी चाहिए। दूसरे वजीर ने कहा कि इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे और इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। अच्छा, दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से कई सालों से कई गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में क्या कोई कमी आई? बिल्कुल नहीं आई, और ना ही इस शख्स के झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा है। अगर मेरी बात मान लें, इसे माफ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया गया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अच्छा, अयाज की बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा, वो बाबा कहने लगे कि अयाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सुल्तान महमूद गजनवी उन बाबा जी से मुखातिब होकर बोले कि आपने हर वजीर के मशवरे को दुरुस्त कहा कि ये भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक, वो भी ठीक, इसकी वजह मुझे जरा समझा दीजिए। अब बाबा जी, जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, बाबा जी कहने लगे कि बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने आपको कहा कि इस धोखेबाज का गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है, और कसाई का काम क्या होता है? गला काटना। इसलिए उसने अपना खानदानी रंग दिखा दिया। गलती उसकी नहीं है, गलती बादशाह सलामत आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। और आपका दूसरा वजीर जिसने आपको उसे कुत्तों के आगे डालने का मशवरा दिया, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका तो काम ही कुत्तों से शिकार का काम लेना है, तो उसने भी अपने खानदान का तारुफ करवा दिया। ये भी गलती आपकी है कि आपने ऐसे शख्स को वजीर बना दिया, वजारत दे दी, गलती आपकी है बादशाह सलामत। अब जहां पर ऐसे लोग वजीर हों, वहां लोगों ने भूख से ही मरना है ना। फिर बुजुर्ग ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अयाज ने जो मशवरा आपको दिया, तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि वो खुद तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कभी भी किसी से बदला लेने का नहीं सोचता। अब ये सुनकर सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और अयाज को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद ज़ादे हो? जिस पर अयाज कहता है कि आज तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि मैं सैयद हूँ, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोल दिया और आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। और नाज़रीन, आपको पता है वो राज क्या था? वो कहने लगा अयाज बादशाह से, बादशाह सलामत, वो राज ये है कि ये बाबा जी कोई आम हस्ती नहीं है, ये हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, इस कहानी का सबक ये है कि जो इंसान का पेशा होता है ना, उसकी फितरत भी उसी तर्ज पर ढल जाती है। और कहानी में यही पता चलता है कि जैसी फितरत होगी वैसा ही इंसान का अमल होगा। अच्छे और आला ज़र्फ के मालिक लोग दुश्मन से भी अच्छा सलूक करते हैं, फ़ौरन गिर नहीं जाते, अपने ज़र्फ को नीचे नहीं ले आते। और जो कम ज़र्फ लोग हैं उनसे अपने भी महफूज नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी फितरत में होती है कम ज़र्फी। अब हमारे प्यारे वतन को भी कम ज़र्फ लोगों ने अपनी छोटी छोटी हरकतों से कई ज़ख्म दिए हैं।
दुश्मन ने एक बार फिर बलूचिस्तान को निशाने पर रखने की नाकाम कोशिश। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगोर में जो दहशतगर्दों ने अपने नापाक अजाइम को अमली शक्ल देने की कोशिश करना चाहिए, तो हमारे फौजी जवानों ने बर्बक कार्रवाई करते हुए नोशकी और पंजगोर में कई दहशतगर्द जहन्नुम रसीद कर दिए और कई सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया। अच्छा, पाक फौज के जवानों की शहादत और दहशतगर्दों की हलाकत पर वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि नोशकी और पंजगोर में जो दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया, ISPR के मुताबिक ये दहशतगर्द अफगानिस्तान और इंडिया में सहूलतकारों से राब्ते में थे और वजीर दाखिला ने 2 हमले नाकाम बनाने पर फौजी जवानों की हिम्मत और हौसले पर उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया। अच्छा, जितना शेख रशीद साहब को अपनी पाक फौज पर यकीन है, उतना ही पूरी कौम को यकीन है कि बिलाशुबा हमारी फौज के जज्बा शहादत का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। शुजात में, बहादुरी में, दिलेरी में हमारी पाक फौज का खासा है जो किसी और फौज में मौजूद ही नहीं है। और दुश्मन को यही बात खटक रही है कि वो हमारी फौज के होते हुए हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। अब यहाँ पाकिस्तान को बैरूनी खतरा है, लेकिन ये हमारे रहबर देख लें, इनके रवैये देख लें, ये अपने अपने मुफादात और सियासत के कैदी बने हुए हैं। और शायद एक मेरे ख्याल से ये भी वजह है कि जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाना चाहता है, नाकाम हो जाता है लेकिन कोशिश करता रहता है। अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। नेटवर्क तो है, कौन चला रहा है ये भी पता है, लेकिन इसको तोड़ा कैसे जाए, दहशतगर्दों का नामो निशान कैसे मिटाया जाए, उनके सरपरस्तों को कैसे कटहरे में खड़ा किया जाए। अच्छा, दूसरी जानिब इसी मुल्क भारत का रवैया चीन के साथ भी दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। भारत पड़ोसियों को दुश्मन बना बैठा है। भारत अपनी अना के जुनून में चीन से भी ताल्लुकात बिगाड़ चुका है और हाल ही में दोनों मुल्कों की फोर्सेस के माबैन सरहद पर नोक झोंक भी हुई। जनसब ये जो हमलों की जिम्मेदारी है ये BLA ने कबूल कर ली है और गवादर इस वक्त अपनी उरूज पर जा रहा है। सबको पता है बलूचिस्तान को तरक्की की जानिब लेकर जाया जा रहा है। अब ऐसे में बलूचिस्तान में होने वाले जो हमले हैं ये एक साजिश है और पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क बनाना इनका मकसद है साजिशों का। क्या भारत के दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले जराए अब तक काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पहले तो अफगानिस्तान ले लीजिए कि हमारा ये बिल्कुल ख्याल था कि जब तालिबान की हुकूमत आ गई तो भारत की प्रॉक्सीज वहां पे काम नहीं करेंगी, लेकिन हालात ऐसे हुए कि तालिबान की खुद अपनी हुकूमत कमजोर है, उनके रेट पूरे अफगानिस्तान पे नहीं है। उसकी वजह ये कि उनकी फौज, उनकी पुलिस वगैरह जो कुछ थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। नतीजा ये कि वो जो तालिबान अपने इनके थे 60-70 हज़ार, उन्हीं से ये काम चला रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जब इन्होंने आम माफी दे दी तो आम माफी की वजह से वो तमाम प्रॉपर्टीज वो लोग वहीं पे मौजूद हैं। अफगान तालिबान ने आम माफी दी थी, वो जो कि अमेरिका के लिए काम कर रहे थे या भारत के लिए काम कर रहे थे, NDS के लोग थे, वो वहीं मौजूद हैं। उनमें से कुछ तो निकलने में कामयाब हुए, बाकी वही हैं। उनकी सर्वाइवल अपनी यही है कि ये काम दोबारा शुरू करें तो फिर उनको बाहर की एजेंसी पैसा दें, वरना तो वो भी मारे जाएंगे। इस दौर में अफगानिस्तान में जहां भूख और अफलास है, पैसा नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए कई लोग हर तरह का काम करने को तैयार होंगे। तो वो पुराने एजेंट्स में वो फिर फाल और भारत उनको इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ये है कि जितने भी ये अटैक वगैरह इस तरफ हुए हैं, पंजगुर साइड पे आप देख लें या नीचे हमारे गवादर साइड पे जो कुछ हो रहा है, इवन केच वाला हमला, ये ईरान से हो रहा है। अब ईरान के साथ भी मसला है कि हमारी एक तो फेंसिंग मुकम्मल नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि वहां पे चाबहार की बंदरगाह जो है वो भारत के पास है। भारत ने कई सालों से चाबहार पहले वो बना रहे थे, फिर बन गई, अब उनका इंतजाम उनके पास है। तो वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश किया हुआ है। वो नेटवर्क फाल है। कई ईरानी भी हो सकता है कि उनके पेरोल पे हो। तो इस लिहाज से ईरानी हुकूमत भी कोताही कर रही है, जिसका पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, और भारत का नेटवर्क भी वहां पे फाल है। तो ये सारी चीजें अब आपने देखा कि हैंडलर भारत पे काम कर रहे थे, कोई अफगानिस्तान से हैंडलर काम कर रहा था, उनकी कॉलें इंटरसेप्ट हुई हैं। आपके पास सारे शवाहिद भी मौजूद हैं, और आपने पहले भी पिछले साल एक डोजियर बना के पूरे मुकम्मल शवाहिद के साथ दुनिया को उसका बताया, दिया, यूनाइटेड नेशन को भी दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी डोजियर हमें जरूर देना चाहिए, लेकिन वो एक्शन मेरा नहीं ख्याल होगा।
असल चीज ये है कि भारत को अब टिट फॉर टैट करना चाहिए उनको। उनके यहाँ 13-14 उनकी अपनी तंजीमें हैं जो कि वहां पे अलहदगी मांगती हैं भारत से। उनको सपोर्ट मेरा ख्याल है देने के लिए हमें अब ज्यादा आगे आना ठीक होगा। है। तो ये जो अमन का किस्सा है वो मेरा ख्याल है कारगर साबित नहीं हुआ, और भारत को उसी के मैदान में ठीक है। अगर खून उसका बहाया गया तो फिर शायद उसको